नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, खास कार्यक्रम जिसका फोकस है कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से मचे हिजाब के बवाल पर। आखिर ये हिजाब का बवाल क्या है, इसका छोटा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि कर्नाटक में सरकार ने अभी हाल ही में उस कानून को लागू करने का ऐलान किया जिसके तहत स्कूल कॉलेजेस में बच्चे सिर्फ वही ड्रेस पहनेंगे जो स्कूल कॉलेजेस तय करेंगे। लेकिन कुछ लड़कियां, जो मुस्लिम लड़कियां खासतौर से, जो हिजाब पहनती रही, हिजाब क्या, सिर पर स्कार्फ बांध देती हैं, वो पहनकर पहुंची। उसको लेकर लोगों ने ऐतराज जताया, आपत्ति जताई, और जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। और ये बवाल इतना बढ़ गया है कि कल यानी मंगलवार को कर्नाटक के कई जिलों में एक साथ कई जगह बवाल हुआ। जो स्कार्फ पहनकर जो कॉलेज या स्कूल पहुंची लड़कियां, उनको घेरा गया और भगवा शॉल लपेटे हुए या भगवा स्कार्फ पहने हुए लड़कों ने उन लड़कियों के आसपास उनको घेर कर नारेबाजी की। जवाब में उन लड़कियों ने भी कुछ कुछ नारेबाजी की। उसके बाद कुछ जगहों पर पथराव हुआ, एक आध जगह पर तोड़फोड़ हुई। 2-3 जिलों में कर्नाटक के धारा 144 लगा दी गई, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ, राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हुआ। ये है इस पूरे उसका बैकग्राउंड। इस पूरी मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ जफर आगा साहब हमारे साथ हैं। जफर साहब, आपका इसमें इस्तकबाल है। जफर साहब, इस पूरे मामले को अगर समझा जाए तो पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इसमें कई चीजें एक साथ गड़बड़ होती हुई सामने नजर आ रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज कर दूं, आपको ये बात बता दूं कि मैं कोई हिजाब का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे बहुत से ड्रेस कोड ऐसे हैं जो नहीं पसंद है। मसलन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई आदमी धोती पहन के यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज में आए। लेकिन अगर कोई आदमी पहनना चाहता है तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपनी पसंद उसके ऊपर लागू करूं। ये ड्रेस कोड का मामला, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाना खाएगा, कौन किस तरह किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, कौन किसके साथ किसकी शादी हो सकती, विवाह हो सकता है, ये सारी बातें इस देश में न पहले कभी उठी थी न उठी हैं। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में, 6-7 वर्षों में, जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से ये तमाम मसाइल उठ खड़े हुए हैं और रोज बरोज वो खड़े उठ रहे हैं। आपने जैसा कहा, मुसलमान लड़कियां कुछ हिजाब पहन के आती थी और बहुत दिनों से आती थी। जो स्कूल का और कॉलेज का ड्रेस कोड था उसके बावजूद आती थी, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एकदम से यकायक एक आफत खड़ी हो गई, हिजाब ना हो गया जैसे हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा मसला हो गया। अरे भाई, गरीबी है, भूखमरी है, कोविड है, कितनी परेशानियां हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, उसके बीच में ये हिजाब का मामला। तो मेरी जाती राय में, जो मेरी सियासी समझ है, वो ये कहती है कि ये सारे वबाल, जैसा आपने कहा, ये खड़े किए जाते हैं और इनका इनका मकसद है, इनका एक बड़ा सियासी प्लॉट है इसके पीछे। और इस वक्त भी कर्नाटक में जो हो रहा है और जिसको नकाब और हिजाब को रो कहा जा रहा है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है और बहुत सोच समझ के इसको खड़ा किया गया है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये मोटे तौर पे करीब करीब सभी लोगों को समझ आ रहा है। अगर हम देखें पॉलिटिकल सिनेरियो हिंदुस्तान का देखें, तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर राइट विंग पॉलिटिक्स या कहें भारतीय जनता पार्टी का इनरोड उस तरीके से नहीं हुआ। यस, कर्नाटक तक उन्होंने जरूर कामयाबी हासिल की है, लेकिन उससे सटे हुए आंध्रा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु में उनको अभी तक अपने जमीन बनाने का मौका नहीं मिला है। और जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, ये हिजाब का मसला हुआ या हिंदू मुस्लिम कहें या पोलराइजेशन की जो सियासत होती रही है, वो मोटे तौर पर नॉर्दर्न हिस्से में होती रही है, नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में होती रही है। वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, इनमें, या फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे स्टेट्स में होती रही। लेकिन सदर्न स्टेट्स में उस मौके पर
जबकि 5 बड़ी रियासतों में असेंबली चुनाव है और पहले दौर का चुनाव उत्तर प्रदेश में तो कल ही होने वाला है। ऐसे मौके पर इन सब चीजों का उभर आना, और क्या इसके पीछे एक डिजाइन आपको नजर आता है? बिल्कुल डिजाइन है, बिल्कुल खुली डिजाइन है। देखिए, आपने जैसा कहा कि सदर्न स्टेट्स में ये इश्यूज नहीं उठा करके, वहाँ कम्युनलिज्म का इशू इतना वो नहीं है, लेकिन कर्नाटक को गेटवे ऑफ बीजेपी साउथ इंडिया कहा जाता है। इसमें दोनों ये जो हो रहा है, इसमें दोनों जगह की सियासत का दखल है। सबसे पहले तो कर्नाटक में एक साल भर बाद इलेक्शन होने वाले हैं और उनके पास सरकार बहुत नाकाम रही है। इसका सबूत ये है कि अभी कुछ महीनों पहले वहां के मुख्यमंत्री को वहां के बड़े कद्दावर बीजेपी के लीडर, सबसे बड़े लीडर जो थे बीजेपी के, उनको हटाकर बोमई को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन ये खबरें आ रही थी कि पार्टी में नए चीफ मिनिस्टर के से बहुत से लोग नाराज हैं और पार्टी टूट सकती है। खुद बीजेपी में बड़ी जबरदस्त क्राइसिस दिखाई दे रही थी और उनके पास कोई इशू दूसरा है नहीं कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए, लिहाजा वो पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके, वो कोविड का मामला हो, महंगाई का मामला हो, देश की इकोनॉमी का मामला हो, जितने बड़े बड़े देश के मुद्दे हैं उनसे हटाकर इलेक्शन को वो कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम पे लाना चाह रहे हैं। ये तो रही कर्नाटक की अपनी जाति पॉलिटिक्स। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, और उनमें से उत्तर प्रदेश सबसे मुख्य प्रदेश है और वहां बीजेपी की हालत कही जा रही है, सभी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। तो इन स्टेट्स में किसी तरह से पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश जहां हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहा है, वहां पहली बार काफी समय के बाद काफी अरसे के बाद ये देखने को मिल रहा है कि वहां भी पोलराइजेशन किसी तरह से नहीं हो रहा। कोशिश आज से नहीं, 2-2.5 महीने से चल रही है। पहले गुड़गांव में कुछ जगहों पर नमाज की पाबंदी लगाई गई, फिर लव जिहाद का मामला उठाया गया, फिर उसके बाद धर्म संसद हुआ और मुसलमानों को जेनोसाइड का फतवा दिया गया लगभग। और फिर हिंदू राष्ट्र की एक जगह से बात उठी। फिर उसके बाद दुल्ली सुल्ली वेबसाइट्स के ऊपर लड़कियों की नीलामी, मुस्लिम लड़कियों की नीलामी का मामला। हर तरह से ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से मुसलमान को गुस्सा आए और वो सड़क पर निकले। जब मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो रिएक्शन में हिंदू कंसोलिडेशन होगा। लेकिन बीजेपी सारे मुद्दों में कामयाब नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे कर्नाटक में ये मामला खड़ा कर दिया गया है और इस वक्त ये ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू मुसलमान 2 ग्रुप कर्नाटक में सड़कों पे एक दूसरे के सामने हैं। और बीजेपी को ये लगता है, देखिए कल हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कल पहला दिन होगा जब यूपी में चुनाव पोलिंग शुरू होता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी सबसे ज्यादा नाराज है, जहां जाट बहुत खिलाफ हो गया है और मुसलमान और दूसरी जातियों के लोग उसके साथ मिलके, जाटों के साथ मिलके बीजेपी से खुलकर लड़ गए। और हैरत की बात यह है कि वो जाट जो 2013 और 12 के दंगों के बाद, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कम्युनल हो गया था, वो खुद अब हिंदू मुस्लिम डिवाइड को घर घर जाके सड़कों पे पर्चे बांटकर उस डिवाइड को रोक रहा है। तो बीजेपी बहुत नर्वस थी कि उसका हिंदुत्व का नाकाम होता जा रहा है, चुनाव हाथ से निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दूसरे 5 प्रदेशों में, जिनमें दूसरे 4 प्रदेशों में जहां चुनाव हो रहा है, वहां कहीं पोलराइजेशन नहीं हो पाया है। पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर में तो सिचुएशन दूसरी है। तो इस सिचुएशन में ये कोशिश घड़ी थी और अब बीजेपी को लगता है कि वो कामयाब हो गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को इस मामले में बहुत सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। किसी किस्म की इमोशनल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। हिजाब के मामले को ये समझ के निपटना चाहिए कि ये एक राजनीतिक मामला है, धार्मिक मामला नहीं है, मजहबी इशू नहीं है बीजेपी। ये धार्मिक मामला नहीं है, एक राजनीतिक मामला है, जैसा आपने कहा।
अ, आपने जिक्र किया अभी गुड़गांव में नमाज का मसला हो, और अभी हाल में खबरों में आया था और दावा भी किया गया था और कि जो हैदराबाद के नेता हैं ऑल इंडिया चाहत मुस्लिम मस्जिद के ओवैसी पर हमला हुआ मुबैना तौर पर, और उसकी जांच वांच भी हुई, उसमें भी 2 लोग पकड़े गए, और फिर उसके बाद अचानक से ही कर्नाटक में हिजाब हो जाता है। तो आप इन चीजों को क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाते हैं? ये सारे बिल्कुल देखिए, जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, या उस समय लोगों को नहीं समझ, उस वक्त लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये सियासत, इसमें कहाँ पे क्या सियासत। अब 30 बरस हो गए, भारतीय जनता पार्टी की और संघ की जो की जिसको हिंदी में रणनीति कहते हैं, उनकी जो हिकमत अमली है सियासत की, वो बड़ी खुली अब सब लोगों को समझ में आने लगी है। कम से कम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। हद ये है कि अब आम आदमी भी कहने लग गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मामला बहुत खुल के सामने आ रहा है, डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स पे, कि बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति करती है, लोगों को आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स के जरिए हिंदू मुसलमान को लड़ाकर राज करती है, एंड ये बातें डिस्कस हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ओवैसी साहब के ऊपर गोली चलाई जानी हो, नकाब हो, उल्ली सुल्ली ऐप हो, नमाज की बात हो, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, और लोगों को ये बहुत बड़े तबके को ये चीज अब दिखाई दे रही है कि ये नर्वस बीजेपी इस बात में जुटी हुई है कि किसी तरह से राजनीति और पॉलिटिक्स की धुरी दोबारा से हिंदू मुसलमान पर चली जाए। कोविड पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, योगी जी ने जिस तरह से 5 साल से हुकूमत चलाई है, वो इशू डिस्कस ना हो, मोदी जी ने जो वादे किए थे और वो पूरे नहीं हुए, ये बातें उठकर जनता के सामने ना आए। इसके बजाय हिजाब, नमाज, उल्ली सुल्ली, धर्म संसद, भारत हिंदू राष्ट्र, ये कोशिशें हो रही हैं, और जिसमें अभी तक तो कम से कम ये फीडबैक मिल रहा है जमीन से, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, यूपी में तो बहुत हालत खराब है, पंजाब में बीजेपी की कुछ की दाल नहीं गल रही, उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी सिचुएशन उसके लिए नहीं है, गोवा में भी वो हालात नहीं है जो पहले थे बीजेपी के लिए। तो इन सूरत हाल में घबराहट है, बड़ी नर्वसनेस है, और ये इन इन इश्यूज को उठाया जा रहा है। इस सब के बीच पॉलिटिकल जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं पोलराइज करने के, और ओवैसी जैसे नेता भी सामने आकर लोगों को एक तरीके से उकसाने का, बड़ी जज्बाती तकरीर करके उकसाने की कोशिश करते हैं। इस सब के बीच में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी तबका है, उसके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? देखिए, मुसलमान के लिए बहुत ही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमान पे है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमान, जहाँ के बीजेपी की हालत खस्ता है। उनकी स्ट्रैटेजी दो स्ट्रैटेजी उनकी है मुस्लिम वोट बैंक को डील करने के लिए। एक, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान किसी तरह से प्रोवोक हो, सड़क पे निकल कर आए, ताकि उसका बैकलैश हो और हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेशन। और इसी वजह से वो सारे इमोशनल इश्यूज उठाए जा रहे हैं और मुसलमान को भड़काने की कोशिश हो रही है, जो उसके लिए बड़े जज्बाती इश्यूज हैं, जैसे नमाज पे पाबंदी बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल बात है, या उसकी लड़कियों को और उसकी जिसको कहा जाए उसकी हुर्मत को इंटरनेट पे नीलाम करने की बात, ये भी बड़ी दुखती रग है जिसको छेड़ा गया। या धर्म संसद में मुसलमानों को की नरसंहार की और उसके मैसेकर की कॉल देना। इन सबके बीच मुस्लिम कम्युनिटी का रद्द अमल क्या होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में कम से कम मुसलमान का जो रद्द अमल रहा, वो खामोश बैठा, उसने कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं किया। देखिए यार, मुसलमान को एक बात समझ लेना चाहिए बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद, कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, बाबरी मस्जिद की पॉलिटिक्स का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए। क्या हुआ? बाबरी मस्जिद गई, हजारों लोग मारे गए, जवाब में बीजेपी वहां अब राम मंदिर बन रहा है, और उसी के साथ साथ बीजेपी इस हालत में है कि अब इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना।
यानी मुसलमान को ये गिरा बांध लेनी चाहिए कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स और जज्बात की पॉलिटिक्स में उसके लिए हमेशा नुकसानदेह साबित होगी। और उसको ये बात काफी हद तक समझ में आ रही है। मेरा ये मानना है कि नॉर्थ इंडिया में कम से कम वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि इमोशंस में सड़क पे निकलना, जज्बात में निकल आना, इस वक्त सब्र से काम लेने का का वक्त है। स्ट्रैटेजी सिर्फ यही होनी चाहिए कि आप कूल और काम रहें। मुसलमान के हक के लिए जब हिंदू खड़ा होगा, मुलायम सिंह यादव लड़ते हैं तो ये मुसलमान के हक के लिए तो ये चार्ज नहीं लगता कि वो कम्युनल है, हक मौलाना मुलायम कहा जाए। लालू प्रसाद ने बाबरी मस्जिद के समय मुसलमान इंटरेस्ट की का प्रोटेक्शन किया और एक राइट नहीं होने दिया। और इस मुल्क में इस वक्त हिजाब के लिए कौन बोल रहा है? आज प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है वो शानदार ट्वीट है। और बहुत लोग हैं जो, और सारा, या अभी सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में, उसमें सैकड़ों और हजारों की तादाद में हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा हुआ था। तो लेट द हिंदूज फाइट फॉर द मुस्लिम कॉज ऑन द स्ट्रीट्स। आप दबाव की पॉलिटिक्स करें, अक्लमंदी की इलेक्शन की पॉलिटिक्स करें, और अपनी वोट बैंक, अपने वोट को घटने न दें। वैसी जैसे इमोशनल लीडर्स के बहकाई में ना आए, वोट बटना नहीं चाहिए। और बहुत सूझबूझ के साथ, सब्र के साथ काम लेने की जरूरत है। खुद इस्लाम धर्म ये बात सिखाता है। हजरत मोहम्मद 10 बरस मक्के में उनके जब इस्लाम बहुत ज्यादा फैला नहीं था, उनके ऊपर तरह तरह का आतंक किया गया, हर तरह से उनको परेशान किया गया, लेकिन 10 बरस उन्होंने सब्र से काम लिया। तो मुसलमान को भी इन बातों से सबक सीखना चाहिए और बहुत ही सूझबूझ की, जोश से नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ कि मुसलमान को जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। और यूपी में खास तौर से वोट को बटने से रोकने की हर कोशिश करनी होगी। एक मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि बीते कुछ एक सालों से जो सो कॉल्ड उलेमा होते थे, उनकी बातों का असर मुस्लिम कम्युनिटी ने लेना बंद कर दिया है। एक तरीके से अपने तरीके से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कर्नाटक के हिजाब वाले मामले पर एक बार फिर से जिस तरीके से जमीयतुल उलमा हिंद ने उस लड़की के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया, ओवैसी साहब ने उसको शेरनी और जाने तरह तरह के तमगों से नवाजा, बड़ी तारीफों के पुल बांधे। तो ऐसे मौके पर अचानक से जो मुस्लिम कम्युनिटी का अपने आप को जो आम जुबान में अगर कहें कि ठेकेदार समझने वाले लोग फिर से एक एक्टिवेट होते नजर आए, तो ऐसे लोगों से के जो बयान आ रहे हैं या उनका जो एक्शन है, उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए कम्युनिटी का? बिल्कुल इनके खिलाफ बयानबाजी होनी चाहिए। इन ऐसे लीडर, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो दूसरे सियासत से जुड़े हुए पॉलिटिशियन हो, जो प्रोवोकेशन की बात करते हैं, ऐसे माहौल में इस किस्म की जज्बाती बयानात देते हैं, उनको उनके खिलाफ कम्युनिटी को आवाज उठानी चाहिए और ऐसे किसी भी प्रोवोकेशन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। और 2014 के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर से बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया और पर्सनल लॉ बोर्ड को जिस तरह से 3 तलाक के मामले में मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद से मुसलमान को काफी ये समझ आई है कि उलमा और अपने को रातों रात मुस्लिम लीडर कहने वाले जज्बाती नेता उनके हक में नहीं हैं। उनके हित और उनके इंटरेस्ट की और उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। तभी आप देख लीजिए कि 2014 से आज तक मुसलमान खामोश है, और यही वो है। और कर्नाटक के मुसलमान को भी इस मामले में बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। मदरसों, मस्जिदों से अगर आप राजनीति सियासत करेंगे, अपना राइट लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हिजाब का मामला हो या नमाज का मामला हो, तो याद रखिए कि मंदिर और साधु भी सियासत में आएंगे। और जैसा बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ कि मंदिर और मस्जिद और साधु जब सियासत से जुड़ गए, तो फिर मुसलमान का पूछने वाला नहीं।
बहुत कठिन समय है, बहुत मुश्किल हालात हैं हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए। उन हालात में इसकी ये जिम्मेदारी है कि वो बहुत, मैंने अभी कहा और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, तो उसको होशमंदी से काम होशमंदी से काम करना होगा। अपना वोट बटने से रोके, किसी जज्बाती नेता के हिसाब से वोट न डाले, ये सोच के न डाले कि फलाने अंसारी साहब खड़े हैं और फलाने उस्मानी साहब खड़े हैं, ये हमारे मुसलमान भाई हैं इसलिए हम इनको वोट डाल दें। बल्कि ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कौन बीजेपी को हरा रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप उसको वोट डालें और अपना वोट बटने न दें कभी। और इसमें सिर्फ मुसलमान का ही मफाद और हित नहीं है, बल्कि देश का भी हित इसी समय है। जिसको बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी को परास्त करना है और शिकस्त देनी है, उसके लिए मैं घड़ी घड़ी यही कह रहा हूँ, हर कम्युनिटी, हर कौम, हर जात का ये इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो, फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि जोश नहीं, होश से, सूझबूझ से काम करे और हिजाब, नमाज, इन जैसी चीजों के बहकावे और जाल में फंसने के बजाय अपनी राजनीति और अपनी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके अपनी बीजेपी को हराने की कोशिश की जाए। जैसा कि जफर साहब ने बताया कि इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटीज तबके को जरूरत है कि वो होशमंदी से काम ले, जोश में बिल्कुल ना आए और ना ही जो जज्बाती तकरीरें हो रही हैं उसके बहकावे में आए। अपनी पसंद से अपने मफाद को, अपने कारोबार, नौकरी, रोजगार, अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चुने कि वो किसको वोट देगा। और इस देश को की मजबूती के लिए, इस देश की जो डेमोक्रेटिक जो एक पहचान है, लोकतांत्रिक मूल्य जिसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो मजबूत करने वाली पार्टियां हैं, उनके साथ जुड़े और होशमंदी से वोट करे। और कर्नाटक का हिजाब हो या गुड़गांव की नमाज हो या फिर बुलिसली ऐप हो, वो परेशान कुन बातें हैं ये, लेकिन उससे परेशान होने के बजाय उनके पीछे छिपी हुई सियासी जो करतूतें हैं उनको समझे और उस पर उसी तरीके से उसका रद्द अमल होना चाहिए। जफर साहब, इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।